टुडे वी विल डिस्कस मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स का कौन सा चीज पढ़ेंगे? एंटीबायोटिक कैटेगरी का है। एंटीबायोटिक कैटेगरी में इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसके कौन कौन सी ड्रग्स होती है, कौन कौन सा इसमें एसआर पॉइंट्स होते हैं और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनता है वो मैं डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। ओके, तो अपन बात करते हैं। पहला देखिएगा मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स में एंटीबायोटिक कैटेगरी का है। बेसिकली इसके तीन कैरेक्टर होते हैं। देयर विल बी थ्री कैरेक्टर्स ऑफ ए मैक्रोलाइड्स। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका? लार्ज लैक्टोन रिंग होता है, जिसमें या तो 12 या 14 या 16 मेंबर रिंग होनी चाहिए, उसको हम मैक्रोलाइड्स बोलते हैं। मैक्रो का मतलब वैसे बड़ा है, लॉइड्स मतलब उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा इसका मतलब हो गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और तीसरा इसका हो गया कौन सा? ग्लाइकोसाइडिकली लिंक्ड एमिनो शुगर होगा, तो हम उसको मैक्रोलाइड्स बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल है, ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसका आपको एरिथ्रोमाइसिन का आपका स्ट्रक्चर है। देखना तीनों जो पॉइंट्स बताए हैं वो तीनों पॉइंट्स में आपको सेटिस्फाई करता हूं इस स्ट्रक्चर में, जो एरिथ्रोमाइसिन इसका एग्जांपल है। ओके, तो देखिएगा पहला पॉइंट है लार्ज लैक्टोन रिंग। लार्ज लैक्टोन रिंग के कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके, ये 14 मेंबर रिंग हो गया। और ये वाला जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, हम इसको कौन सा बोलते हैं? लैक्टोन रिंग बोलते हैं। ओके, लैक्टोन रिंग क्या होता है? साइक्लिक एस्टर होता है। क्लियर? साइक्लिक एस्टर होता है, हम उसको लैक्टोन रिंग बोलते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखना, आपको इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपको दिख रहा होगा शायद कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये वाला आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये हो गया आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ओके, नाउ फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइडिकली लिंक्ड एमिनो शुगर। तो ग्लाइकोसाइडिकली लिंक्ड जैसे कि देखना डेसोसामीन, ये तो होगा एमिनो ग्रुप, इसको हम बोल रहे हैं एमिनो। और ये वाला शुगर पार्ट है, तो ये हो गया आपका डेमिनो शुगर, जिसको थर्ड पॉइंट में है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से इसमें तीनों पार्ट आ गए। अगेन इट इज अ शुगर बट इज नॉट एमिनो शुगर बिकॉज देयर इज नो एमिनो फंक्शनल ग्रुप, बट डेसोसामीन है is the example of amino sugar and this oxygen containing this is the glycosidic linkage, means sugar के साथ में नॉन शुगर पार्ट जुड़ा हुआ है, हम उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा एरिथ्रोमाइसिन किस कैटेगरी में आ गया? मैक्रोलाइड्स में। मैक्रोलाइड्स कैटेगरी का समझ में क्लियर? नाउ अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। एज इट इज द एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल है तो ये किस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगा, तो समझना आप लोग। इसमें देखना बहुत सिंपल सा है ये मैकेनिज्म एक्शन। बात कहूं तो सीधे सीधी बात कहूंगा, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, लेकिन कैसे इनहिबिट करता है ये भी अपन को जानना जरूरी है। कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे जीपेट या फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर में सीधा क्वेश्चन ना पूछ के उसका थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन को नहीं बोलता, वो दूसरी चीज बोल देता है। किस से बाइंड होता है? बाइंड टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट। 50S राइबोसोमल सब यूनिट कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया के राइबोसोम से जुड़ता है। और इनहिबिशन ऑफ एमिनो एसाइल ट्रांसलोकेशन, एमिनो एसाइल जो जुड़ी हुई है, पेप्टाइड चेन बन रही है, उस पेप्टाइड चेन में क्या हो रहा है? बाइंड हो गया 50S से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे 50S जैसे टेट्रासाइक्लिन 30S से जुड़ रहा था, यहाँ पे ये 50S से जुड़ रहा है। ट्रांसलोकेशन एमिनो एसाइल का मूवमेंट नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन हो जाता है। ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे जनरली इरिथ्रोमाइसिन को यदि हम सिस्टेमिक कंडीशन में देते हैं तो उसका एंट्रिक कोटेड डोजेस फॉर्म दिया जाता है। एंट्रिक कोटेड डोजेस फॉर्म हम क्यों देते हैं ये समझने वाली बात है। मतलब देखिएगा, एंट्रिक कोटेड डोजेस फॉर्म हम प्रीफर्ड करते हैं। व्हाई इट इज सो? देयर इज टू रीजंस। पहला रीजन क्या है इसका? पहला रीजन तो ये हो गया कि अनस्टेबल इन एसिडिक पीएच। मतलब यदि हम ओरली देंगे तो वो क्या होगा? स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे एसिड है और एसिड में वो क्या करता है? कीटेल फॉर्मेशन कर लेता है। कीटेल फॉर्मेशन करने से क्या होगा? वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो गया तो हमारे वो ड्रग कोई काम का नहीं है, मतलब एंटीबायोटिक कोई काम का नहीं है।
तो अब इससे बचाने के लिए हम क्या करें, एंट्री कोटेड डोजेस फॉर्म बनाते हैं जो एसिडिक कंडीशन में वो रिलीज ही नहीं करेगी, वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में रिलीज करेगी, और इंटेस्टाइन का पीएच आपको पता है 7 से ऊपर होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या रहता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। इनका टेस्ट फेवरेबल टेस्ट नहीं होता, पेशेंट फ्रेंडली टेस्ट नहीं होता। तो क्या होता है, यदि हम इसको कोटिंग नहीं करेंगे तो इसकी 100% बदबू वाली गोली आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, जिससे वो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं होगी। पेशेंट को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो पेशेंट लेगा ही नहीं, पेशेंट लेगा नहीं तो हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। मतलब जो डोज है या जो ड्रग एक्सेप्टेबिलिटी वो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो क्या होगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होगा। मींस यहाँ पे हमारा अनप्लीजेंट टेस्ट होने की वजह से हम क्या करते हैं, उस टेबलेट को कोट कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग करने से उसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट छुप जाएगा। छुपने से क्या होगा, पेशेंट के अंदर चला जाएगा, पेशेंट आराम से ले लेगा। और बटू भी ऐसे कोटिंग भी हम थोड़े से कलरफुल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट को बहुत अच्छी गोली दिखती है, तो उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्टेबिलिटी होती है। दिस इज द इनिशियल इंट्रोडक्शन दैट इज रिलेटेड टू मैक्रोलाइड्स। मींस ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें 3 पॉइंट आ गए, तीनों पॉइंट इसके बाद मैकेनिज्म एक्शन और इसका एंट्री कोटेड डोजेस फॉर्म क्यों बनाया जाता है, इन सभी पे क्वेश्चन बनता है। मैं एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट एरिथ्रोलाइट ए, दूसरा कंपोनेंट क्लेडिनोल एंड तीसरा कंपोनेंट एंडेसोसामिन। तो यहाँ पे 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो एरिथ्रोमाइसिन की पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनता है, एक तो एरिथ्रोमाइसिन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन बन गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, जीपेट के हिसाब से। और उसके बाद में इसका मैक्रोलाइड्स के 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, दूसरा पॉइंट ये बन गया, तीसरा मैकेनिज्म एक्शन से बन गया, एंट्री कोटेड डोजेस फॉर्म क्यों देते हैं ये बन गया। इस तरह से सारे जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एसएआर ऑफ मैक्रोलाइड्स, जहां पे एक प्रोटोटाइप ड्रग है हमारा एरिथ्रोमाइसिन। ओके, तो हम एसएआर की बात करेंगे। एसएआर का मतलब शायद आपको पता होगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि यदि मैं स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करूंगा तो क्या एक्टिविटी चेंज होगी। ओके, तो समझना इसको। जैसा कि पहला पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट ये है, all 3 character of macrolides essential for antibacterial activity। कौन से 3 पॉइंट थे जो मैंने शुरुआत में डिस्कस किए थे। ओके, वो 3 पॉइंट्स आप वापस से यहाँ पे एसएआर में लिख सकते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तीनों पॉइंट्स वापस लिख सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट थे, लार्ज लेक्टोन रिंग थी जिसमें लार्ज रिंग थी, दूसरा कौन सा कीटोन फंक्शनल ग्रुप था, तीसरा कौन सा था उसमें ग्लाइकोसाइडिकली लिंक एमिनो शुगर होना चाहिए। तीनों पॉइंट आप दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, वो मैंने आपको यहाँ पे स्किप कर दिया। नाउ अब अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट। जैसा मैंने अपन डिस्कस किया था कि एसिड की प्रेजेंस में, इन एसिड मतलब स्टमक की बात करें, अनस्टेबल होता है। क्यों होता है देखिएगा, कीटेल फॉर्मेशन होता है। कीटेल फॉर्मेशन किसके बीच में होता है, देयर इज अ 2 कंडीशन। एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है 6 हाइड्रोक्सी 9 कीटो ग्रुप। फाइंड द 6th पोजीशन, दिस वन द 6th पोजीशन। 6th पोजीशन का हाइड्रोक्सी एंड 9th पोजीशन का कीटो ग्रुप। मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिंग ब्रेक हो जाती है। रिंग ब्रेक होते ही पूरा ड्रग मॉलिक्यूल, पूरा एंटीबायोटिक पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर, ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, बी कंडीशन क्या है, 12 हाइड्रोक्सी एंड 9 कीटो ग्रुप, दैट इज 9 कीटो ग्रुप, 9 कीटो ग्रुप एंड 12 हाइड्रोक्सी। मतलब इन दोनों के बीच में क्या अगेन वो कीटेल फॉर्मेशन हो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग होने की वजह से अगेन ये जो स्ट्रक्चर था, बेसिक कंडीशन, वो पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाती है। ध्यान रहे, इसका मतलब मेन कल्प्रिट कौन सा है, 9th पोजीशन वाला कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब ध्यान देना, यदि ये कंडीशन, हमने यही सिचुएशन, यही एरिथ्रोमाइसिन हमने किसी पेशेंट को दे दिया और विदाउट एंट्री कोटेड डोजेस फॉर्म दिया, विदाउट एंट्री कोटेड डोजेस फॉर्म दिया, तो वो स्टमक में जाएगा, अनस्टेबल होगा, ये कीटेल फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बना, वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या करेगा,
बॉडी में जाके एब्डोमिनल क्रैम्प्स करेगा, बॉडी में पेट में दर्द करेगा, क्रैम्प्स करेगा, इस तरह से ऐंठन लाएगा, वो उसके साइड इफेक्ट हो गए। तो ध्यान रहे हमें ये पेशेंट को नहीं देना। दो रीजन हो गए इसके, क्यों? एक तो जो ड्रग थी वो डिग्रेड हो गई, उसने अपना काम ही नहीं किया, पहली चीज। और दूसरा यहाँ पे पेशेंट को उसको ठीक करने के बजाय, जो इन्फेक्शन सही करने के बजाय पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प कर रहा है। क्लियर? तो इसको दूर करने के लिए फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर में चेंज किया। क्या चेंज किया समझना, इसका लॉजिक देखिएगा। थर्ड पॉइंट है, देखिएगा, एन मिथाइल ग्रुप इंसर्टेड। एन मिथाइल का मतलब हो गया नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप है। किस तरह से? इस तरह से जाके बाइंड होगा, इस तरह से जाके कहां इंसर्टेड कर रहे? 9th एंड 10th पोजीशन के बीच में, इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन यहाँ पे लगाएंगे और उस पे मिथाइल ग्रुप, दोनों नाइट्रोजन इस तरफ जुड़ जाएगा, रिंग का पार्ट बन जाएगा, और उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। दोनों, एक नाइट्रोजन दोनों तरफ रिंग का पार्ट बन जाएगा और उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। इस तरह से जो होगा, इसका मतलब हमने इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप को दूर कर दिया, हमने कीटोन फंक्शनल ग्रुप को इसको दूर कर दिया ताकि ये इससे रिएक्शन नहीं कर सके। जैसे कि क्लास में क्या होता है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में एक दूसरा बच्चा बिठा देते हैं, उससे क्या होगा, दोनों बच्चे दूर दूर हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। व्हाट विल हैपन, हम क्या करें, यहाँ पे हम एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें जो इन दोनों के बीच में आ जाए। इन दोनों के बीच में आने वाला फंक्शनल ग्रुप हमने ये वाला लगा दिया, जिससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कहानी क्या बनती है देखिएगा, नो कीटेल फॉर्मेशन, उसका कोई कीटेल फॉर्मेशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दी बाय इंसर्टिंग द एन मिथाइल ग्रुप। क्लियर? और ये इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन कोरोना में भी बहुत सारा दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन किसके लिए दिया जाता है? प्रीफर्ड, यहाँ पे थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए प्रीफर किया जाता है। तो थ्रॉट इन्फेक्शन कोरोना डिजीज में भी हो रहा है, तो एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा दिया जाता है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, कीप इन माइंड, इसका एंटीवायरल एक्शन नहीं होता, इसका एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है। एंटीबैक्टीरियल इसलिए दिया जाता है इसको क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इसको एज ए प्रोफाइलेक्टिकली दिया जाता है। ये एंटीवायरल नहीं है, कीप इन माइंड। ओके, तो ये कहानी हो गई आपके एजिथ्रोमाइसिन की। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, क्योंकि ये एब्डोमिनल क्रैम्प नहीं करता। एजिथ्रोमाइसिन एब्डोमिनल क्रैम्प नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कीटेल फॉर्मेशन नहीं बनाएगा। कीटेल फॉर्मेशन क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि हमने इसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, इसमें इन कीटोन ग्रुप को हमने दूर कर दिया ताकि वो OH के साथ में कीटेल फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब उसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखिएगा, 6 मिथाइल ईथर, 6 पोजीशन देखिएगा। यदि यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, इस OH की जगह CH3 कन्वर्ट कर देते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। मिथॉक्सी ग्रुप लगते ही वो क्या हो जाएगा, ईथर लिंकेज हो जाएगा, मतलब अल्कोहल की जगह ईथर पार्ट हो जाएगा, मतलब ईथर हो गया। फाइन, मोर स्टेबल होगा क्योंकि ये एक को हमने कन्वर्ट कर दिया, अब एक ही बचा। दूसरी कंडीशन आ गई, और जिससे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी, मोर बायोअवेलेबल होगा। नो एब्डोमिनल क्रैम्प, कम एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे, क्योंकि 6 पोजीशन वाला क्या होगा, कीटेल फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका एग्जांपल है क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसका एग्जांपल है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन भी एज ए एंटीबायोटिक है। मैक्रोलोइड का एग्जांपल है जिसमें ईथर लिंकेज हो, ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है इंस्टेड ऑफ OH ग्रुप। क्लियर? नाउ अब अपन बात करते हैं, देखना नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे 5th पॉइंट यहाँ लूंगा। 5th पॉइंट देखिएगा, एसिड साल्ट ऑफ डाइमिथाइल एमिनो। डाइमिथाइल एमिनो पार्ट ये है, यदि हम इसका एसिड सॉल्ट बना देते हैं, एसिड सॉल्ट कौन सा हो सकता है, ग्लूकोहेप्टोनेट हो सकता है और स्टीरेट हो सकता है। ध्यान रहे, ये इसकी वजह से क्या होता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी की इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा
होगा, यदि ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बायो अवेलेबल होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका एस्टर एसिड सॉल्ट बना के एसिड सॉल्ट बनाने से उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर दी। क्लियर। अब अपन बात करते हैं, ध्यान रहे, नेक्स्ट 6th पॉइंट देखिएगा, एस्टर ग्रुप बना रहे हैं अपन, एस्टर ग्रुप बना रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप के, एस्टर ग्रुप बना रहे हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का एस्टर बनेगा। तो एक एग्जांपल है दैट इज प्रोपियोनेट लोराइल सल्फेट, प्रोपियोनेट लोराइल सल्फेट, इसको दूसरा नाम कहते हैं ईस्टोलेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका वजह से क्या होता है, प्रोपियोनेट लोराइल सल्फेट इसका एस्टर बना देते हैं, एस्टर बनाने से उसकी ग्रेटर एसिड स्टेबिलिटी हो जाएगी, वो एसिड स्टेबल हो जाएगा, पहला पॉइंट। उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो हायर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल हो जाएगा, लिपिड सोल्यूबल के साथ में उसके साथ में नेक्स्ट हो जाएगा क्योंकि एसिड स्टेबल हो गया और एट द सेम टाइम उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, तो साथ इसका मतलब उसका सुपीरियर बायो अवेलेबिलिटी होगी। इस तरह से हमने इरिथ्रोमाइसिन को ईस्टोलेट फॉर्म में देते हैं। किसको देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन को हम ईस्टोलेट फॉर्म में देंगे तो वो उसका कंडीशन, ये तीनों कंडीशन आ जाएगी, मींस ग्रेटर एसिड स्टेबिलिटी हो जाएगी, हायर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और सुपीरियर बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ओके, इस तरह से हमने पूरे एसआर पॉइंट्स पढ़ लिए। दोबारा से एक शॉर्ट में इसको रिवाइज कर रहा हूं, देखिएगा। लैक्टोन रिंग के साथ में इसके बड़ी रिंग लैक्टोन फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, ये एसेंशियल पार्ट है एक्टिविटी के लिए। यदि एसिड की प्रेजेंस होगी तो कीटेल फॉर्मेशन बनाएगा, कीटेल फॉर्मेशन होने की वजह से डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनेंगे, जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होंगे वो एब्डोमिनल क्रैम्प को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, मतलब साइड इफेक्ट हो गया उसका। अब उसके बाद में एन मिथाइल ग्रुप लगा देंगे यहाँ पे 9 to 10 के बीच में, तो एजिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर बनता है। एजिथ्रोमाइसिन कीटेल फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इसीलिए एजिथ्रोमाइसिन को प्रिफर्ड यूज किया जाता है थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। और उसके बाद में ध्यान रहे, एन 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा, ईथर लिंकेज आ जाएगा, ईथर लिंकेज आते ही वो एरिथ्रोमाइसिन ड्रग बन जाएगा। क्लियर। उसको एसिड सॉल्ट के फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज ग्लूकोहेप्टोनेट एंड स्टीरेट, जिसकी वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड सॉल्ट। ओके, फिर लास्ट में आता है एस्टर्स को, जिसे प्रोपियोनेट लोराइल सल्फेट होता है, जो एरिथ्रोमाइसिन को स्टोलेट उनका फॉर्म दिया जाता है। तो मतलब क्या हो गया, एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट। एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट का ग्रेटर एसिड स्टेबिलिटी होती है, क्यों होती है, स्टोलेट फॉर्मेशन की वजह से हायर एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एस्टर के फॉर्मेशन से। एस्टर के फॉर्मेशन से लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई और एसिड स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो बट ऑब्वियस है उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट the macrolide structure and complete detail about the SAR mechanism और इसके यूजेस, ये है आपका मैक्रोलाइड्स। ओके।